क्या क्या चर्चा हुई थी? ग्रहों के वर्ण की चर्चा की और उनके स्वरूप की। हाँ, एक शीर्षोदय वाली बात भी निकली थी, कुछ ध्यान है? शीर्षोदय, पृष्ठोदय इत्यादि को लेकर के। हाँ, शीर्षोदय चंद्रमा और शुक्र शीर्षोदय होते हैं। राशि जो उदय होती है तो जो तारे आगे की ओर है तो मतलब वो राशि शीर्षोदय होती है, ऐसा बताया था। और उभयोदय बताया था, मीन राशि, पृष्ठोदय, ऐसा बताया था आपने। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रहों में क्या था? वो चंद्रमा और इनके बारे में आप बता रहे थे। ग्रहों में क्या उस प्रकार से आकाश में शीर्षोदय या पृष्ठोदय ग्रह को सिद्ध करना संभव है गणित में? या आकाश में जो नक्शा हमें दिखाई दे रहा है संहिता ज्योतिष की दृष्टिकोण से भी देखें तो क्या ऐसा संभव है जैसा हम राशियों को शीर्षोदय पृष्ठोदय अनुभव कर पाते हैं, ग्रहों को वही हम बता सकते हैं क्या? कि अमुक ग्रह शीर्षोदय है तो क्यों है, ये पृष्ठोदय है तो क्यों है? ऐसा कुछ मैंने इस पर टिप्पणी की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रहों में ये केवल फलित की दृष्टि से, फलादेश की दृष्टि से ही है ये मान्यता, इसमें कोई तर्क नहीं है। गुरु को बड़ा ग्रह है इसलिए उसको उभयोदयी बना लिया, कहीं ना कहीं उसकी एक राशि उभयोदयी है, वो भी एक तर्क हो सकता है। और जो पापक ग्रह हैं वो सारे के सारे पृष्ठोदयी कह दिए गए और शुभ ग्रह हैं उनको शीर्षोदयी कह दिया गया। इसमें अंतरिक्ष में आकाश में उसको वैसा दिखा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसे एक और संज्ञा जो आई थी, दिवाकरज्ञ विहग स्वरूप, उस प्रकार की जो बात आई थी कि गुरु और सूर्य और बुध ये दोनों पक्षी स्वरूप हैं, तो कोई पक्षी से दिखाई थोड़ी देते हैं, वो कोई उनके आकार में ऐसा नहीं है, लेकिन फलादेश की दृष्टि से उनको पक्षी से उनकी तुलना की गई। ग्रहों की अवस्था को लेकर के भी कुछ बात आई थी, वय को लेकर के, वो ध्यान है। छोटी दो चार बातों की एक बार चर्चा करके और कुछ कल की कक्षा से संबंधित जो विजय जी की कक्षा थी उससे संबंधित कुछ बातों की चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ग्रहों की अवस्था को लेकर के कुछ चर्चा थी हमारी परसों। हाँ जी, दीप्त ग्रह होता है जब वो उच्च राशि में। पहले वय वाली बात सबसे पहले। हाँ जी, वय आयु को लेकर के कुछ चर्चा थी ना, कौन कितने वर्ष का माना गया है उसका स्वरूप। मंगल बालक रूप में रहते हैं और बुध कुमार रूप में रहते हैं। फिर शुक्र 16 साल के रहते हैं, गुरु 30 साल और 50, चंद्रमा 70 और शनि राहु केतु 100 वर्ष के रहते हैं। क्या आपको कभी इनमें भ्रम होने की संभावना तो नहीं है? नहीं, हाँ, इसका कंसेप्ट क्लियर है कि किस प्रकार से इनको हम जोड़ के देख सकते हैं। चलिए, तो इसकी चर्चा हमारी आई थी, वस्त्र इत्यादि को लेकर के भी कुछ चर्चा हमारी थी। हाँ। कल आपने उच्च नीच और मूल त्रिकोण देखी। उच्च में अंश की चर्चा भी होती है, जो परमोच्च या परम नीच करके हम एक अंश को कहते हैं, वो कुछ उसके विषय में बता पाएंगे? हाँ, मतलब जैसे सूर्य जब उच्च राशि में होते हैं या अपनी राशि में होते हैं तो वो एक ऐसा पार्ट होता है या एक ऐसा स्थान होता है, 10 डिग्री में है तब उन्हें परम उच्च कहते हैं। एक तो इसका एक सिंपल फार्मूला है, जिन लोगों को याद नहीं है उनको, टेलीफोन नंबर हम याद कर लेते हैं तो 10 3 28 15 5 27 20 एक टेलीफोन नंबर की तरह हम याद कर लेंगे। ग्रहों का क्रम हमें वार क्रम से याद ही है, आसानी से हम उसको देख सकते हैं। उच्च नीच राशियां तो एक थोड़ा बहुत अभ्यास के बाद वो याद हो ही जाती हैं और लगभग सबको जो ज्योतिष से थोड़ा भी जुड़े हुए हैं उच्च नीच राशि तो उनकी क्लियर रहती है। लेकिन जो थोड़ी तकलीफ देने वाली हैं वो है आपकी मूल त्रिकोण राशि।
मूल किसी को ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां हम किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन उतनी आवश्यकता उनकी हमें लगती नहीं है, क्योंकि मूल त्रिकोण को हम देखें या तो वो उच्च राशि में है या ग्रह की स्वराशि में है। तो याद करना नहीं चाहते हम लोग। उच्च राशि नीच राशि तो हमको सबको याद रहती है। किसी को मूल त्रिकोण कुछ थोड़ा बहुत ध्यान है, या जो मूल त्रिकोण को किस प्रकार से हम लेकर के चल ये रहे हैं। जी। कुछ प्रिय स्थान होते हैं ये ग्रहों के। जैसे सूर्य जब सिंह राशि में होते हैं, जो 0 से 30 डिग्री के बीच में वो मूल त्रिकोण होता है, वो अच्छा फल। देखिए इसको कुछ हम इस तरीके से देखें कि भाई स्वराशि में, मूल त्रिकोण में और उच्च राशि में किस प्रकार से हम देखें कि स्वराशि जो खुद का घर है उसमें ग्रह अच्छा रहेगा, और उच्च राशि में वो ज्यादा पावरफुल होगा। इन दोनों के बीच की एक स्थिति, जो या तो ग्रह की उच्च राशि में ही परमोच्च के अंश के बाद के अंश आ रहे हैं कुछ, या फिर उसकी स्वराशि में ही कोई खास अंश लिया गया है, उसको हमने मूल त्रिकोण माना है। फलित की दृष्टि से मूल त्रिकोण कहाँ काम का होता है, जैसे कोई ग्रह अगर 2 भावों का अधिपति है, तो आपकी कुंडली में किस भाव का असर उसका ज्यादा देखा जाएगा। एक भाव की दृष्टि से वो अच्छा है, दूसरे भाव की दृष्टि से वो खराब है, तो वो अच्छा फल देगा या खराब फल देगा। तो हम कहेंगे कि भाई मूल त्रिकोण राशि के आधार पर वो कौन सा भावेश है वो देखिए। तो मूल त्रिकोण राशि के आधार पर उसका प्रभाव अधिक देखने में आएगा। इस प्रकार की बात एक मूल त्रिकोण को लेकर के आती है। स्वराशि, मूल त्रिकोण और उच्च राशि, कुछ हम ऐसा कर लें कि इनके फल को कैसे कैसे वर्गीकृत करते हैं। कोई कलेक्टर है और वो अपने घर में बैठे हुए हैं, तो है तो व्यक्ति कलेक्टर, बंगले पे है, पावर तो है, लेकिन ये बताइए कि कोई व्यक्ति कलेक्टर साहब से मिलने जाता है बंगले पे, ऑफिस बंद होने के बाद में वो मिला हुआ है, तो उसके कार्य होने की स्थिति कितनी रहेगी। वो कह देंगे कि काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर उनके साथ के लोग नहीं है, या कोई बीच में से वो कड़ी टूट गई है ऑफिस बंद होने के कारण, तो ये होता है कि भाई कल तुम्हारा काम हो जाएगा, हमने नोट कर लिया, साइन मेरे हो गए और कल कागज डिस्पैच होकर मिल जाएगा। तो कलेक्टर है, पावर में है, घर पे है, लेकिन फिर भी थोड़ा फल में कुछ डिले हम देख रहे हैं। वही कलेक्टर साहब जब दौरे पे होते हैं तो तुरंत किसी को निलंबित कर दिया। अब पत्र डिस्पैच होने में हो सकता है कि वो निकलेगा बाद में, लेकिन उसका वही फील्ड पे ही दिखाई दे जाता है असर। सामने वाले को बोल दिया कि आप यू आर सस्पेंडेड, जाइए, हटिए एक और। तो पावर है, लेकिन पूरा उतना भी नहीं है, क्योंकि वो कागज पे अभी भी होने में समय है। तीसरी स्थिति कलेक्टर साहब अपने ऑफिस में, जब वो अपने पद पे बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सी पे, उस समय तुरंत कार्य होगा। तो इसी प्रकार से ग्रह स्वराशि में है, मूल त्रिकोण में है या उच्च में, तो इनके फलों में प्रभाव में कमी बेशी हम देखते हैं। अब मूल त्रिकोण को याद करने का एक बहुत सरल तरीका है। मैं इसको बोर्ड पे बता देता हूँ, और इसमें जो देखा जाता है, एक ट्रिक है एक, कि 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी मूल त्रिकोण राशि उनकी उच्च राशि में है और सम राशि में, और शेष जो ग्रह हैं उनकी विषम स्वराशि में उनके मूल त्रिकोण है। तो कैसे इसको बनाएंगे तो दिखाता हूँ। हम यहाँ ग्रह लिख रहे हैं और मूल त्रिकोण लिख रहे हैं और अंश लिख रहे हैं। सम प्लस उच्च राशि, एक क्रम ये रहेगा।
इस समय कौन कौन ग्रह आ रहे हैं, तो बाप बेटा दोनों आएंगे, चंद्रमा और बुध। अब इनको जब हम देखेंगे, चंद्रमा की उच्च राशि कौन सी है? कर्क, नहीं सॉरी, वृषभ। हाँ, वृषभ इसकी उच्च राशि है। कितने डिग्री परमोच्च की कही गई है? 3 डिग्री। 3 डिग्री, ठीक है। तो 0 से 3 तो वो उच्च राशि का कहलाएगा अपने परमोच्च तक, लेकिन परमोच्च के बाद में 3 डिग्री से 30 डिग्री, ये जो 27 डिग्री हैं, इनमें वो मूल त्रिकोण का कहलाएगा। अब उच्च नीच में कंसेप्ट क्या था भाई? इस प्रकार से जो सर्कल बना हुआ है, तो ये स्थान परमोच्च हो गया, और ये जो स्थान है वो परम नीच कहलाया। कहीं ना कहीं जो केपलर वाले नियम की हमने चर्चा की थी, और यहाँ सूर्य से लेकर के चल रहे थे हम, या सूर्य की जगह पृथ्वी को माना हुआ है, तो ये स्थान ज्यादा दूर है, इसको उच्च, ये स्थान करीब है, तो इसको नीच। ऐसा रहा होगा, अभी ऐसा नहीं है। जिस समय उच्च नीच की कल्पना की गई, उस समय की यह स्थिति थी, फिर हमने उसे फिक्स कर लिया, और वो नाम हमेशा उसके साथ जुड़ा रहा, और आज फलादेश इसी पर आधारित है, तो इसलिए इसको कोई गणित की दृष्टि से वो उच्च बिंदु भले खिसक गया हो, लेकिन फलित की दृष्टि से जो नियम बन चुके हैं और खूब फलित भी उन पर बैठ रहा है, तो इसलिए सब उनको स्वीकार करके भी चल रहे हैं। बुध को देखते हैं, बुध की उच्च राशि कौन सी है? कन्या। बुध की उच्च राशि, हाँ। परमोच्चांश कितने हैं इसके? हम्म? 15 डिग्री सर। हाँ, 15 डिग्री है ना, तो 15 से 25 ये मूल त्रिकोण कहलाता है, बीच के 10 डिग्री। आखिरी के 5 डिग्री हैं, उसमें कन्या में केवल स्वराशि का ही कहलाएगा। अब इसके बाद अन्य ग्रहों को हम देखते हैं, उनमें विषम स्वराशि यह क्रम रहेगा, और सबसे पहले हम ग्रह लिखते हैं वो है मंगल। अब मंगल को क्यों लिख रहा हूं मैं भाई? इनके अगर आप अंक लिखते हैं, ये 2 है, ये 6 है। अब यहाँ मंगल की राशि कौन कौन सी है? मेष और वृश्चिक। मेष और मेष और वृश्चिक है ना? वृश्चिक, हाँ जी। अब इनमें विषम कौन सी है? मेष। विषम नंबर किसका आएगा? मेष का आएगा, हाँ जी। ठीक है। ये इसका 0 से 12 डिग्री तक ही है, ठीक है। तो मेष राशि में 12 डिग्री तक तो मंगल मूल त्रिकोण का कहलाएगा, उसके बाद मात्र स्वराशि का कहलाएगा। मंगल के बाद बचे हुए हैं 4 ग्रह, उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ सूर्य है, सूर्य के बाद में और मंगल बुध होते हैं, तो गुरु शुक्र और शनि, इनकी सबकी विषम स्वराशि। और सूर्य की तो एक ही राशि है और वो विषम ही है। गुरु की राशि कौन सी आएगी विषम? गुरु की 2 है, धनु और नौवीं राशि धनु। धनु, ठीक है। शुक्र की और शनि की, ठीक है। और सब में 0 से 20, 0 से 20, 0 से 20, 0 से 20। इस ट्रिक से आप सहजता से मूल त्रिकोण को याद कर सकते, कभी भूलेंगे नहीं। और यहाँ थोड़ी सी चर्चा मैं बुध की अलग से करूंगा। जी, बुध को यहाँ पर हमने एक ही राशि में उसके परमोच्च को भी बताया, तो वो 15 डिग्री तक उच्च राशि कहला रहा है, 15 से 25 तक कहला रहा है वो
मूल त्रिकोण का। और आखिरी की जो 5 डिग्री है 25 से 30, उसमें वो कहला रहा है स्वराशि का। तो यहाँ किस प्रकार से हम देखें, क्या कन्या में प्रारंभ की जो डिग्री है उनमें बुध को स्वराशि का नहीं मानेंगे क्या? हमने उच्च का कह रखा है 15 डिग्री तक, तो क्या बुध स्वराशि का नहीं कहलाएगा? जी बता पाएंगे कोई? यहाँ पे सम राशि ली गई है। विनोद जी, ध्वनि आ रही है? आचार्य विनोद जी, तो कुछ लोगों का यहाँ पे कमेंट है कि जोड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे भी वही लग रहा था कि अभी तक संख्या बढ़ी नहीं है। तो जी सभी लोग एडमिट हो गए हैं। ठीक है जी। तो आज वो नहीं बनाया हुआ है कि मुझे पोस्ट तो सामने दिख नहीं रहा है। चलिए, तो मैं जो पूछ रहा था कि बुध को हमने उच्च राशि का कहा हुआ है 0 से 15 में, क्या उसको हम स्वराशि कहेंगे या नहीं कहेंगे? 15 डिग्री तक कन्या को बुध की स्वराशि कहा जाएगा या नहीं? क्या आपका चिंतन? तो स्वराशि का तो होगा, पर उच्च का भी तो है वो साथ में। ठीक है, वो स्वराशि का तो है ही, लेकिन उच्च का है, तो इसलिए हम उसको उच्च का बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक मुख्यमंत्री विधायक भी होते हैं, लेकिन कोई उनको विधायक साहब नहीं बोलता, सब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, क्योंकि बड़ी पोस्ट जो साथ में जुड़ी हुई है उसका नाम चलता है। आप मूल त्रिकोण वाले अंशों को मंत्री से समझ सकते हैं, वहां भी वो स्वराशि में है, तो मंत्री भी विधायक होके मंत्री होते हैं। तो इस तरीके से हम बुध को देखते हैं। चलिए, ग्रहों की जाति को लेकर के चर्चा थी। विप्रौ जीव सितौ दिनेश रुद्रौ भूपालकौ वैश्यराड इंदु शूद्र कुलाधिपा शिशुतो मंदो वराणाम पति। ग्रंथ कहता है कि विप्रौ जीव सितौ, गुरु शुक्र दोनों ब्राह्मण है, ठीक है, दोनों गुरु पद पे बैठे हुए हैं, तो ऋषि हैं, इस आधार पे इन दोनों को ब्राह्मण कहना समझ में आता है। दिनेश रुधिरौ भूपालकौ, सूर्य राजा है, अग्नि तत्व प्रधान है, और मंगल भी अग्नि तत्व प्रधान है। इस आधार पे जब आप देखते हैं, सेनापति भी है, तो राजा और सेनापति पुराने समय में क्षत्रिय ही अधिकांश हुए हैं। भूपालकौ, ये चर्चा हो गई। फिर वैश्यराड इंदु, चंद्रमा को वैश्य कहा गया है। चंद्रमा को वैश्य कहा जाना, किस आधार पे हम इसको जस्टिफाई करें? कोई भी आपका व्यापार है, क्या चंद्रमा के बिना संभव है? चंद्रमा का जो तत्व है, क्या तत्व है चंद्रमा से संबंधित? जल। क्या जल तत्व के बिना व्यापार संभव है? आप सत्यनारायण की कथा से उठा करके और आज तक भी आएंगे, तो भले ही हवाई जहाज चल रहे होंगे, लेकिन माल की ढुलाई आज भी वो पानी के जहाज से ही हो रही है। तो पहले भी सिंधवाद जहाजी और वो सब हम किस्से कहानियों में देखते हैं, और हमारे यहाँ साधु वैश्य जो सत्यनारायण की कथा में नाम आता है। तो व्यापार में जल परिवहन का बहुत कुछ हाथ है, तो वो हमें चंद्रमा से जुड़ा हुआ साफ साफ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं वह एक कारण है जो चंद्रमा को हमने व्यापारी कहा है, वणिक वर्ग का कहा है। शूद्र कुलाधिपा शशि सुता, यहाँ थोड़ा सा अंतर आता है। कुछ लोग, कुछ ग्रंथकार बुध को भी वैश्य मानते हैं, लेकिन यहाँ उसको शूद्र माना गया है। एक कारण हो सकता है कि बुध का जो खेल तमाशे दिखाने वाले कुछ इस तरीके के भी जो काम थे,
क्योंकि नट का कार्य या विदूषक का कार्य कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा समाज में प्राचीन समय में हम देखेंगे तो थोड़ा हेय मान लिया जाता था। उस दृष्टि से देखें तो समझ में आता है। मंदो वराणाम पति, और जो मंद है शनि है उसको अवर जो अन्य लोग हैं जो चातुर्वर्ण से इतर जो जातियां हैं वनवासी इत्यादि या फिर हमारी वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग जो दूसरे धर्म के वो इसमें हो सकते हैं। तो जिनने बुध को वैश्य माना हुआ है वो शनि को शूद्र कहते हैं और राहु केतु को अंत्यजों का प्रतीक मान लिया गया है। आदित्यामर मंत्र शीर गृह सत्व प्रधान ग्रह शुक्रज्ञ सरजो गुण शनिधरा सुपुत्र स्वामी। ये सत्व रजतम 3 गुणों की हम चर्चा करते हैं तो आदित्य सूर्य भले ही पापक ग्रह है सूर्य, लेकिन चराचर जगत की आत्मा होने के कारण, प्रत्यक्ष देव होने के कारण उनको सत्व प्रधान कहा गया है। इसके साथ ही अमर मंत्री और शीत किरण चंद्रमा को और गुरु को, इनको भी सत्व प्रधान कहा गया। हमारे यहाँ देवता सत्व गुण प्रधान कहे जाते हैं। सूर्य चंद्र देवता है और बृहस्पति देव गुरु। फिर शुक्रज्ञ सरजो गुण, शुक्र और बुध ये रजोगुण प्रधान कहे गए हैं। शुक्र का तो सीधा सीधा जो हम सांगारिकता से हम जो संबंध देखते हैं उसके आधार पर उसका रजोगुणी होना साफ साफ समझ में आता है। और बुध के भी जो कार्य हैं, कलाओं से उसका संबंध होना, व्यापार से संबंध होना, वो सारे के सारे उसको रजोगुण से जोड़ देते हैं। और शनि धुरा पुत्र उत्तम स्वामी रहु, ये दोनों तो क्रूर ग्रह हैं, इनका तमोगुणी स्वभाव प्रत्यक्ष हमें समझ में आता है। फिर पुरुष और स्त्री की चर्चा, पुरुष स्त्री नपुंसक की। नराकारा भानु क्षितिज गुरभा शुक्र शशि नौ वधू रूपौ षंड प्रगति पुरुषौ मंद शशि जौ वियत क्षोणी तेज पवन पयसा मेव पतया सुराचार्य ग्यारत युमणि सुत देवारि सचिवाः। नराकारा भानु क्षितिज गुरभा, भानु सूर्य, क्षितिज क्षिति धरती, ये धरती का बेटा मंगल, और गुरु, ये 3 ग्रह नराकार कहे गए हैं। भाई सूर्य का और मंगल का अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण इनका पुरुष कहा जाना वो तो साफ साफ समझ में आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष का स्वभाव जो थोड़ा सा ईगो वाला जो देखा जाएगा वो अग्नि तत्व के कारण वो होगा। गुरु को भी पुरुष रूप में कहा गया है, शायद वो जो गुरुता है, जो धैर्य गंभीरता उनके कारण जोड़ा गया, क्योंकि ये भी पुरुष के आवश्यक गुण माने गए। शुक्र शशिनौ वधू रूपौ, शुक्र और शुक्र शशिनौ, शुक्र और चंद्रमा को वधू रूप में कहा गया, स्त्री माना गया है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रह को स्त्री रूप में है, फलादेश की दृष्टि से ही यह संज्ञा दी जा रही है। भाई शुक्राचार्य भी ऋषि हैं, चंद्रमा देवता हैं, लेकिन इनको स्त्री ग्रह कह देने का तात्पर्य केवल इतना है कि इनमें जो देह यष्टि जिस प्रकार से आ रही है, इनके जो स्वरूप की चर्चा होती है, जो कमनीयता की, जो लावण्य की चर्चा होती है, घुंघराले बालों की चर्चा, इस प्रकार से तो जो और थोड़ा विलासिता की, इन बातों को हम देखें तो स्त्रियों में वो नैसर्गिक गुण माने गए हैं, इसलिए इनको स्त्रियों का अधिपति कहा गया। षंड प्रगति पुरुषौ मंद शशिजौ, जो बुध है और शनि है, इनको नपुंसक कहा गया है, क्योंकि इनमें दोनों के स्त्री और पुरुषों से मिलते जुलती बातें देखने में आ रही है। क्रूरता उनको शनि को उठा करके ले जाती है पुरुष में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो स्त्रीत्व की ओर भी ले जाती प्रतीत होती हैं। फिर तत्वों से संबंध, वियत आकाश तत्व सुराचार्य, गंभीरता आकाश से हम बताते हैं तो बृहस्पति का आकाश तत्व से संबंध होना बिल्कुल समझ में आता है। श्रोणी हम बात कर रहे हैं हम धरती की, तो उससे बुध तत्व को, बुध ग्रह को जोड़ा गया है। कहीं ना कहीं जो उसका हरित वर्ण है तो प्रकृति से सीधा सीधा जुड़ाव है, तो भूमि से उसका संबंध बुध का साफ समझ में आता है। तेज अग्नि, अग्नि तत्व और मंगल, सूर्य भी है, लेकिन यहाँ सूर्य चंद्र की बजाय 5 तारा ग्रहों की चर्चा की जा रही है, इसलिए मंगल का सीधा सीधा संबंध अग्नि तत्व से है। फिर
पवन, वायु तत्व शनि। वात रोगों की बात जब भी आती है तो हम कहते हैं भाई कहीं ना कहीं ये जातक शनि प्रधान है। शनि आपको कितनी ही ऊंचाई दे दे कुंडली में अच्छी पोजीशन के कारण, लेकिन अगर शनि प्रधान जातक हैं आप, तो जोड़ों में दर्द जैसी समस्या आपको कहीं ना कहीं देखने में आती है। कवि नीरज जी का और अटल जी का नाम आप सबने सुना होगा। तो नीरज जी कहा करते थे कि मेरी और अटल जी की कुंडली समान है, दोनों का उच्च का शनि है लग्न में, दोनों तुला लग्न के जातक हैं। और बस अंतर इतना है, और वो भी कवि है, मैं भी कवि हूँ, अंतर इतना है वो प्रधानमंत्री बन गए और मैं नहीं बना। तो वो मजाक में कवि नीरज जी बोला करते थे। दोनों को जब ध्यान से देखा तो अटल जी के घुटने प्रधानमंत्री रहते हुए ही बदले थे, इतनी उनको समस्या थी। और नीरज जी के भी आप बात के कुछ आज हमें जो वीडियो वगैरह जो यूट्यूब पे मिलते हैं तो उनमें आप उनको व्हील चेयर पे देखा हुआ पाएंगे, तो उनको भी वो घुटनों की तकलीफ काफी रही। तो शनि ने दोनों को श्रेय दिया, सम्मान दिलाया, पद दिलाया, लेकिन मूल गुण वो छोड़ा नहीं, उनको शास्त्र में दर्द भी दिया है। तो वायु तत्व का संबंध शनि से है। फिर पय जल की बात आई तो जल के लिए हमारे यहाँ देवारी सचिव शुक्र को कहा गया है, और बाकी दो बचे चंद्रमा, जल तत्व से संबंध चंद्रमा का भी है और अग्नि तत्व से सूर्य का भी है। शरीर में जो धातुएं हमारे होती हैं उनसे ग्रहों का क्या संबंध है? तो मज्जा स्नायु वसास्ति शुक्र रुद्रक त्वक धातु नाथा क्रमात् आर की दिनेश शुक्र शशवृत तारा सुता कीर्तिता। मज्जा जो बोन मैरो है उसका संबंध आर से, मंगल से। फिर स्नायु से संबंध आर की शनि से जोड़ा गया, तो मसल्स को लेकर के बात वहां पर आ रही है। फिर वसा जो चर्बी है, चर्बी का संबंध तो गोलमटोल ग्रह कौन सा देखने में आता है जो हम समझ सकते हैं उसके स्वरूप से ही कि ये चर्बी की बढ़ी हुई? बृहस्पति। तो बृहस्पति से चर्बी का संबंध है। फिर अस्थि, अस्थि तत्व प्रधान कौन है? तो यहाँ दिनेश सूर्य को कहा गया। तो इसको लेकर के कुछ चर्चा मुझे ध्यान है, एक ज्योतिषी की, उन्होंने बात करी किसी से, नीच का सूर्य था और कुछ स्थिति वहां नीच भंग जैसी लग रही थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी हड्डी टूटी है कभी अभी तक? तो बोले नहीं। तो बोले आपको नीच भंग श्योर है ये? नहीं तो अभी तक आपको हड्डी टूटती हुई दिखाई देती है, आपको कोई छोटी मोटी चोट से ही वो शमन हो गया होगा। कुछ तो हड्डियों से संबंधित जहां भी, अच्छा हमारे शरीर में आधार क्या है? अस्थि। अगर हड्डी नहीं है तो शरीर खड़ा हो ही नहीं सकता। और ग्रहों में आधार है सूर्य। अगर आप सूर्य को डिलीट कर देंगे तो सारे ग्रह डिलीट हो जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं बचने वाला। शुक्र का ही कारक है, स्पष्ट है वो तो। रुधिर रक्त का कारक है चंद्रमा। ये चंद्रमा रक्त का कारक कैसे, क्या कारण? रक्त में 70% जल है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल वही कारण है। अच्छा, कई ज्योतिषी चंद्रमा को आजकल ध्यान नहीं देते, रक्त की जब भी बात आती है तो मंगल से विचार कर ले जाते हैं। फिर भी उनका जो विचार है वो सटीक बैठ जाता है, ऐसा क्यों? जबकि वो तो मज्जा का कारक कहा गया है, रक्त का कारक तो चंद्रमा है। फिर मंगल से फल बैठ कैसे जाता है? रंग से, रंग हाँ, कुछ आपने उस चीज को पकड़ा है। देखिए रक्त में जो ललाई है उसका कारण क्या है? लोह तत्व और उससे बनने वाली रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी है ना। अगर आप आरबीसी को हटा दोगे तो वो जो प्लाज्मा बचा हुआ है वो पूरा व्हाइट ही वो दिखाई देगा। तो ये जो आरबीसी बनती हैं उनकी फैक्ट्री कहाँ है शरीर में? अस्थियों में। जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो मज्जा है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो,
वहां से ही हो रहा है। आपने अगर फिल्मों में सीरियलों में ये देखा होगा, बहुत पहले वो दर्द का रिश्ता फिल्म सुनील दत्त साहब की थी, तब ये नई नई तकनीकी आई थी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, क्योंकि ब्लड कैंसर में यही दिक्कत होती है कि रेड ब्लड सेल्स बनना बंद हो गया, तो बोले पुराना बोन मैरो हटा के जो काम नहीं कर रहा दूसरा डाल दो। तो चूंकि रेड ब्लड सेल्स का सीधा सीधा संबंध मज्जा से होने के कारण मंगल से बन रहा है, और हम आज वास्तव में रक्त में विचार भी जो करते हैं कहीं ना कहीं वो हीमोग्लोबिन को लेकर के ही ज्यादा हमारा चिंतन वहां रहता है, तो इसलिए वो साफ साफ बैठता भी है। लवण कषाय स्वादु तिक्ताम्ल मिश्रा शशि रविष्णि जीवा सूर्यज्ञनाथा, जो हमारे भोजन में षड रस हैं उनका भी किसी ना किसी ग्रह से संबंध। तो लवण जो खारापन है, जो नमक है, उस स्वाद से संबंध है ठीक है चंद्रमा का। इसको कैसे याद रखें? चंद्रमा का नमक से क्या संबंध है? पानी से नमक बनता है। समुद्र से उत्पत्ति होती है दोनों की। चंद्रमा को भी कहा है जब शाप लग गया था और उसके बाद पुनः वो शाप मुक्त होकर के सागर मंथन में निकले, और नमक की उत्पत्ति भी समुद्र से है। तो सहोदर हैं दोनों एक प्रकार से, वर्ण भी दोनों के समान देखने में आ रहे हैं। अच्छा, चंद्रमा की जो समुद्र से उत्पत्ति वाली बात है, कितनी वैज्ञानिक बात हमारे यहाँ पुराणों में कथानक के माध्यम से कही गई है। बहुत से वैज्ञानिकों का यह मानना है कि समुद्र जो है वो है क्या, बोले जब चंद्रमा अलग हुआ पृथ्वी से तो वो जो मटेरियल निकला तो वहां गड्ढे बन गए, और बाद में वो गड्ढे धीरे धीरे वर्षा जब हुई तो उनमें पानी भर गया और वही समुद्र के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार का वैज्ञानिकों का एक वर्ग का चिंतन वो समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति की बात को बिल्कुल सही सिद्ध करता है। तो हमारे यहाँ जो पुराणों में कथानकों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से उन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां आप कथा के रूप में देखोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो पुराणों के विशेषज्ञ हैं वो उनका अर्थानुसंधान कुछ अलग प्रकार से ही करते हैं। जैसे भागवत में राजा चित्रकेतु की बात आई और उसको 1 करोड़ रानियों की बात आई, तो डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य ग्रंथ है उनके प्रवचनों के आधार पर, तो वहां चर्चा की गई है कि भाई ये मनुष्य की जो चित्त वृत्तियां हैं वो करोड़ों तरह की होती हैं, तो उनसे बात आई है। और एक बात जो आती है कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ये पैदा होते ही इतना बढ़े कि इनके मस्तक स्वर्ग से टकराने लगे, तो कोई इतना बड़ा अगर होगा तो सारी पृथ्वी को ढक देगा वो। तो इसको किस प्रकार से लिया जाए, तो पुराण के जो जानकार हैं वो कहते हैं कि भाई ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों लोभ के प्रतीक हैं, तो स्वर्ग के देवता भी लोभ से अछूते नहीं है, यह तर्क। दूसरी बात, जैसे ही इनका जन्म हुआ और चूंकि पता है कि ये किस वजह से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो देवताओं का भय में होना, तो इनका जन्म हुआ और उधर देवताओं को भय हो गया, तो कहीं ना कहीं उनके मुकुट स्वर्ग से लगना मतलब उनकी वो कीर्ति वहां तक पहुंच गई है। इस प्रकार से वो बात थी, लेकिन हमने उसके छुपे हुए अर्थ की बजाय जो दिख रहा था उसको लेकर के और थोड़ा चमत्कार की ओर ही अधिक हमने ध्यान दिया। हमारे सारे पौराणिक वांग्मय में जब हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी चक्राकार दिखाई देगी, तस्तरी की तरह, और एक तस्तरी में दूसरी में तीसरी ऐसा वो रखा हुआ। तो जम्बू द्वीप मध्य में, उसके बाद क्षार समुद्र, फिर अगला द्वीप और फिर उससे अगला समुद्र, इस प्रकार से बात आती है। इसको देखते देखते फिर आखिरी में कहा कि एक लोकालोक पर्वत है सबसे आखिरी सीमा पृथ्वी की, और सूर्य जो है, सूर्य के रथ का एक पहिया लोकालोक पर्वत पे है और दूसरा पहिया है आपके सुमेरु पर्वत पे, और वो सूर्य घूम रहे हैं और उसके कारण सब दिन रात हो रहा है। जरा अगर इस चीज को हम देखेंगे तो सूर्य का रथ का एक पहिया मेरु पे रखा हुआ है, वो कीले पे रखा हुआ है चक्की के, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो अपनी धुरी पर ही सूर्य घूम रहा है, और ये सूर्य इतना बड़ा है यह समझ में आता है। तो अन्य जो
भूमियां कही गई हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पुराणकारों ने अन्य ग्रहों की कक्षाओं की ओर वहां संकेत किया हो। अब ये सब चिंतन के विषय हैं। यहाँ चलिए, अपन बात कर रहे थे लवण रस की बात हुई, फिर कटु शब्द तो सूर्य से सीधा सीधा आप देखिएगा, दवाइयों से हम कड़वे को बहुत जोड़ते हैं, दवाई कड़वी होती है, और औषधियों से संबंध सूर्य का सीधा सीधा बनता है। राजा होने के कारण भी इसको कड़वा तो होना ही है। कषाय, कसेला जो स्वाद है वो शनि का कहा गया है। स्वादु, मीठा, वो बृहस्पति को प्यारा है, तभी तो जो है मोटे हो रहे हैं। फिर जीव के बाद असुरेज्य को कहा, पहले आर मंगल आया तिक्त के लिए, तीखे के लिए, तो तीखा स्वाद है। अब वो भाई मिर्ची खा के आपको वो जलन सी पड़ती है, तो वो अग्नि तत्व प्रधान मंगल का सीधा संबंध यहाँ पे हमें देखने में आ रहा है। सूर्य को हम कड़वे में ले गए। अम्ल जो खट्टा स्वाद है, तो वो असुरेज्य के साथ, शुक्र के साथ जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं खट्टा हमारे यहाँ अधिक टेस्ट लेने के हिसाब से वो आता है। तो जो शुक्र का एक ऐश्वर्य के साथ जीना, एक भोग विलास में रहना, तो अच्छा अच्छा खाना, उसमें वो शुक्र से सीधा संबंध खट्टे का बनता है। मिश्रित कहा गया फिर बुध को, कि हर स्वाद से थोड़ा थोड़ा संबंध बुध का बनता है। ऐसे ही जो आयन दिवस, पक्ष, ऋतु इत्यादि जो कालखंड हैं, उनका भी अवधि के आधार पर एक एक देवता को जोड़ दिया गया है। अयन का संबंध सूर्य से है, तो हम दिन का संबंध इससे है, महीने का इससे है, तो वो आप लोग ग्रंथ में देख सकते हैं। मैं उसकी चर्चा जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे वो हमको सहजता से ध्यान भी नहीं रहता, इतना उपयोग में आता नहीं है। लेकिन पुराने ज्योतिषियों ने उसको लिखा है, वो कहीं ना कहीं वो उपयोग भी करते थे। हमने उस चीज को थोड़ा सा एक और रख दिया है। ग्रहों के जो षडबल हैं और ग्रह मैत्री, ये चर्चा आगे रहेगी। तो इसके बाद में इस ग्रंथ में सीधे 49वें श्लोक पे पहुंचाता हूँ। जातक पारिजात का दूसरा अध्याय, ग्रह नाम स्वरूप गुण भेदाध्याय, 49वां श्लोक 49। सूर्यादि से फल विशेष देखना। सूर्यादात्म पितृ प्रभाव निरुजा शक्ति श्रेयश्चिंतयेत चेतो बुद्धि नृप प्रसाद जननी संपत्कर चंद्रमा। सूर्य से क्या विचार करना है? आत्मा का विचार हम सूर्य से करेंगे। पितृ, पिता का विचार सूर्य से किया जाता है। प्रभाव, आपका प्रभाव कैसा रहेगा उसका विचार। निरुज, आपका आरोग्य कैसा रहेगा। शक्ति का विचार, श्री ऐश्वर्य का विचार, ये सारे आपको सूर्य से देखने हैं। सूर्य राजा होने के कारण वो ऐश्वर्य इत्यादि यहाँ पर साथ में जुड़ गए। फिर इसके बाद अगला जो आता है, चेतो बुद्धि प्रसाद जननी संपत्कर चंद्रमा। चित्त का विचार, मन का, बुद्धि का, और नृप प्रसाद, राजा का पे कैसा अनुग्रह रहेगा उसका विचार। माता का विचार और संपत्ति का विचार, ये चंद्रमा से कहे गए हैं। ठीक है। माता का विचार भी हम सब जानते हैं। संपत्ति, भाई जितनी संपत्ति समुद्र से निकलती है, चतुर्दश रत्नों की बात हमने कही हुई है पुराणों में, उसमें हम एक दो को बाहर कर दें, विशेषकर कालकूट विष को ही बाहर कर दें, बाकी थोड़ा मदिरा को भी एक और रख दें, तो शेष तो सब रत्न ही उसमें देखने में आते हैं। और उनके लिए तो लड़ मरे हो रहे थे देवता और दानव। और आज भी कई रत्न इत्यादि समुद्र से प्राप्त होते हैं। मोती समुद्र से प्राप्त होता रहा है, और मूंगा समुद्र से प्राप्त होता रहा है। कुछ और रत्न भी समुद्र की तलहटी में है, तो कभी कभी वो भी समुद्र की लहरों के साथ तट की ओर आ जाते हैं और मिल जाते हैं। सत्वम रोग गुणानुजा वनिसुत ज्ञातीर्धरा सूनुना। सत्व का विचार, बल का, रोग का विचार। अब आप ये देखिएगा, आपने कल भावों का कारकत्व पढ़ लिया है शायद। किस भाव का अधिपति कौन सा ग्रह होता है?
या कौन से ग्रह होते हैं? ये पढ़ लिया कल चर्चा हुई है आपकी। हाँ कल चर्चा हुई। हाँ, तो इससे हम जो देख रहे हैं कि सूर्य आत्मा को लेकर के बात आई तो आत्म भाव उससे लिया हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। पितृ शब्द की चर्चा भी यहाँ पर देखी जा रही है। हम चंद्रमा को भी देख रहे हैं तो माता शब्द का उल्लेख यहाँ पर आया हुआ है। मंगल में हम सत्व को देख रहे हैं तो पराक्रम भाव से मंगल का संबंध हम देखते ही हैं। रोग भाव में भी कहीं ना कहीं हम मंगल को देखते हैं और यहाँ रोग लिखा हुआ है। गुण अनुज, अनुज का विचार, अब भ्रातृभाव तृतीय है ही। अवनी जो भूमि का विचार है। फिर सुत शब्द का भी प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ है। सामान्यतः सुत के लिए हम गुरु को ज्यादा देखते हैं। ज्ञाति, जाति का विचार भी मंगल से कहा गया है। विद्या बंधु विवेक मातुल सुहृद कर्मकृत बोधन का जो बोधन है बुध, वो क्या कर रहा है, उससे आप विद्या को देखिए। बंधु, बंधु शब्द कहीं ना कहीं संस्कृत वांग्मय में हम देखते हैं तो जैसा हिंदी में चल गया है भाई के लिए, उस प्रकार से नहीं है, वो थोड़ा सा मित्र के अधिक करीब है बंधु। विवेक, भाई आपको ज्ञान अगर है तो ही आपका विवेक कार्य करेगा। मातुल, मामा का विचार भी बुध से किया जाता है। सुहृत, मित्र शब्द स्पष्ट रूप से आ गया, तो इन सब का संबंध बुध से। प्रज्ञा नित्य शरीर पुष्टि तनय ज्ञानानि वागीश्वर, वागीश्वर जो बृहस्पति है उससे क्या देखना, प्रज्ञा बुद्धि का विचार करना है। नित्य शरीर पुष्टि, दैनिक जो शरीर की पुष्टि है उसका विचार। तनय, संतान का विचार, और ज्ञान इत्यादि का विचार ये बृहस्पति से करना। पत्नी वाहन भूषणानि मदन व्यापार सौख्यम भृगो, जो भृगु शुक्र है उनसे पत्नी का विचार, वाहन का विचार, आभूषण का विचार, काम का, रतिशास्त्र का विचार, व्यापार का विचार, सुख का विचार, ये सब तो पूरा एक ऐश्वर्य का पैकेज आपको शुक्र में दिखाई देता है। आयुर जीवन मृत्यु कारण विपत् संपत् प्रदाता शनि। आयु जीवन मृत्यु, आयु जीवन और मृत्यु का कारण। भाई आयु हमने चर्चा की हुई थी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय है और उसी को हम जीवन भी कह रहे हैं। और जहां आपका आयुष्य समाप्त होता है तो कोई मृत्यु ही उसको कहा जाता है और मृत्यु का कोई ना कोई कारण होता है। तो विपत्ति, संपत्ति, इन सबको देने वाला शनि कहा गया। सर्पेण पितामहम तु शिघ्ना मातामहम चिंतयेत, सर्प से, राहु से आप पितामह दादा का विचार करेंगे और केतु से नाना का विचार करेंगे। तो इस प्रकार से चर्चा आई। फिर आगे कहते हैं, कामावनी नंदन राशि याता सितेन्द्र पुत्रामर वन्यमानाः अरिष्टदास्ते खिल जातकेषु सदाष्टमस्था शनिरिष्टदास्या। कारको भावनाशाय करके एक उक्ति चलती है, वो कहीं यहाँ बताई जा रही है। काम भाव जो हमारा है सप्तम, वहां पर शुक्र की स्थिति, अवनी भूमि भाव में, चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति, और इसके अतिरिक्त बृहस्पति की पंचम, नंदन पुत्र को कहते हैं तो पंचम भाव में स्थिति। तो ये कह रहे हैं कि क्या होगा, अरिष्टदाह ते अखिल जातकेषु, सभी जातकों के लिए ये ग्रह अगर इन भावों में होते हैं तो अरिष्ट को देने वाले होते हैं। अब इन भावों कारक ये ग्रह हैं ही, क्योंकर ये खराब फल देंगे। शुक्र भोग का कारक है, सप्तम भाव दाम्पत्य का है, उस स्थान पे शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं वो अतिशय भोग की ओर संकेत करेगा और व्यक्ति के चरित्र पे भी कुछ उसका प्रभाव हो सकता है, जिसके कारण उसका घर बिगड़े। हम बुध को देखें तो जो भाव है सुहृद का भी तो है, वो अवनी, भले ही हम उसको कह रहे हैं भूमि का भाव, मित्रों का भी भाव है। और बुध की एक और आदत है, वो चुटकी लेने की, व्यंग करने की, और कई बार मित्रता समाप्त हो जाती है मजाक मजाक में, छोटे से मजाक में सब खेल खत्म हो जाता है, सामने वाले को वो चीज लग जाती है और दोनों में फिर वहां पर थोड़ा भेद पड़ जाता है। और अगर एक भी पक्ष अड़ा रहा, झुका नहीं,
तो हमेशा के लिए फिर रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। गुरु, अब गुरु का स्वभाव जो है पूजा पाठ वाला, धार्मिकता वाला, तो कहीं ना कहीं वो संतान की ओर उसका कितना क्या ध्यान जाएगा ऐसे व्यक्ति का। एक दूसरी बात, गुरु की एक और प्रकृति है। हम कई बार के जो चर्चा आती है कि बृहस्पति दिया तले अंधेरा वाला हाल है। बृहस्पति जहां बैठता है वहां कमी करता है, जहां देखता है वहां अच्छा करता है, शनि उल्टा करता है। तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों की प्रकृति, जो अच्छा व्यक्ति होता है समाज सुधारक टाइप का, अक्सर उसका घर बिगड़ जाता है, वो समाज को ही देखता रहता है। हम महात्मा गांधी जी से लेकर के और भी कई उदाहरण ऐसे समाज में देखते हैं जिनने समाज के लिए बहुत किया है, लेकिन आप देखिएगा कि गांधी जी से उनका बेटा ही असंतुष्ट था कि भाई उसके अगर हड्डी टूट गई है और वो प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं, वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा। तो सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि देखो ना, गुरु जो है वो मतलब उस घर को खराब करता है जहाँ पड़ता है, और शनि उस घर को विस्तार करता है। पर जब ये दोनों ही एक घर में इकट्ठे पड़ जाएं तो फिर क्या होगा? उस घर का विस्तार होगा या खराबी होगी? क्या होगा तब? देखिए, ऐसी स्थिति में तो न्यूट्रल वाली बात हो जाएगी कि एक खराब करना चाहेगा, एक अच्छा है, तो कोई भी दोनों नहीं है ऐसा मान लिया जाए फिर तो फिर क्या होगा? फिर दोनों में से बल देखा जाएगा कि बल किसका ज्यादा है। या तो हम फिर बल देखेंगे कि भाई जिसका बल ज्यादा होगा उसका प्रभाव निश्चित है कि थोड़ा अधिक देखा जाएगा। लेकिन फिर भी आमतौर पे 2 ग्रह 3 ग्रह जब साथ में होते हैं तो और विपरीत प्रकृति के हों तो वो रस्साकशी तो वहां पर करते हैं। या तो ऐसा रहता है कि कभी इसने फल दे दिए, कभी उसने फल दे दिया, ऐसा भी देखने में आया है। आप देखिए प्रवृज्या योग की जब बात आएगी तो एक साथ 4 ग्रहों का एक घर में होना या 4 5 6 ग्रहों का, उसको प्रवृज्या कह दिया गया है। जी जी जी। एक ही घर में जब 4 5 6 ग्रह बैठते हैं तो वो सब प्रभाव देना चाहते हैं, तो आदमी उसका मस्तिष्क फिर काम करना बंद कर देता है कि ये करूं कि ये करूं। इतने विचार आते हैं, कभी सोचेगा नौकरी कर लूं, कभी सोचेगा कि मैं व्यापार कर लूं, कभी कुछ और सोचेगा। तो ऐसे में फिर वो हार के कुछ भी नहीं कर पाता और उसके मन में वैराग्य बढ़ जाता है। तो एक वो तर्क यहाँ समझ में आता है। जी 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 जी, हाँ ये है, एग्जैक्टली है। हाँ। जी, मेरा खुद का भी ऐसा ही है ना। तभी जी, और 4 ग्रह है ना, 4 ग्रह है ना 5वें घर में। अच्छा तो और शनि को लेकर के जब हम बात करते हैं तो अक्सर आप देखिएगा कि जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है वो जहां उसकी नजर पड़ती है वहां तो अच्छा यहाँ से ये चीज ये हड़प लूं, ये चुरा लूं, लेकिन उसका अपना जो अड्डा रहता है, क्योंकि दुष्ट का हम अड्डे के रूप में शब्द वैसा ही आता है, तो वो जो है बहुत वो उसको केयर करेगा, ऐसी सुरक्षित जगह पे रखेगा, बहुत चाक चौबंद रखेगा, तो वो अपने जहाँ बैठा है उस जगह को मजबूत करेगा। वो देख रहा है वहां नुकसान करेगा। तो बृहस्पति का अलग देखने में आता है। तो संतान के भाव में बैठना बृहस्पति का तो उस भाव को रोकता हुआ तो वो दिखाई देता ही है। फिर कहा कि भाई अगर यही नियम है तो शनि में क्या है? तो बोले नहीं, शनि तो सदा अष्टमस्था शनि रिष्टदा स्यात्। शनि तो अष्टम में बैठ के हमेशा वो जो है अरिष्ट को नष्ट कर रहा है, वो अरिष्ट नहीं दे रहा है, अशुभ फल नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बात जो आती है कि वो भाव मृत्यु का कहा गया है, तो मृत्यु के भाव में अगर शनि बैठेगा तो मृत्यु का नाश ही करेगा, तो वो आयुष्य की वृद्धि ही वहां पर करेगा। तो इस प्रकार से स्थान विशेष पे जो कारक ग्रहों का अपने ही उस भाव में बैठ जाना जहाँ के वो कारक है, तो कुछ ग्रहों के लिए, कुछ स्थान विशेष के लिए हर ग्रह हर कारक स्थान में बैठ के अशुभ करेगा वो आवश्यक नहीं है, ऐसा कहीं देखा भी नहीं जाता। दूसरी बात, कुछ जगह पर कुछ खास फलों में करता है। जैसे आपने बृहस्पति के कितने ही प्रयोग देखे होंगे, बृहस्पति पंचम में है तो संतान सुख में कमी तो लाता है, वो किस रूप में ला रहा है अलग विषय है। संतान होने ही ना दे, संतान मृत हो, संतान बहुत देर से हो, उपायों के बाद हो, संतान हो गई लेकिन बीमार बनी हुई है, या बिल्कुल पितृद्रोही संतान हो, तो ये सारे ही संतान सुख में कमी के
अलग अलग रूप से हम इनको देखते हैं, उसी के उदाहरण है ये। तो लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि विद्या बुद्धि को लेकर के कोई कमी बेशी देखी जाती हो, वो संतान वाले पक्ष पे ही दुष्फल देता है। बाकी गुरु अगर पंचम में है तो पूजा पाठ में मन लगना, अच्छी बुद्धि होना, पढ़ने लिखने में मन लगना, वो तो देखा जाता है। अब सूर्य आदि के स्वरूप को लेकर के कुछ चर्चा पुनः आ रही है। कुछ पहले बताए हैं संक्षेप में, यहाँ कुछ और बातें बताएंगे। प्रतापशाली चतुरस्र देहा श्यामा रुणांगो मधुपिंगलाक्षा पित्तात्मका स्वल्प कचाभिरामो दिवाकर सत्व गुण प्रधान। सूर्य कैसा है? प्रतापशाली, प्रतापी है। चतुरस्र देह, अब ये चतुरस्र का अर्थ होता है वर्गाकार। तो किसी की देह वर्गाकार हो, कैसे इसको कह सकते हैं? चेहरे से भी कोई ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा कि व्यक्ति अगर अपने हाथ फैला के खड़ा हो गया है तो उसके दोनों हाथों की मध्यमा के बीच का जो अंतर देखे हम नापें, उतनी ही उसकी अगर हाइट है तो उसको हम चतुरस्र देह कहते हैं। श्याम अरुणांग, श्यामलता लिए अरुणांग है जिसके, तो वो जो कत्थई सा रंग है वो पहले भी हम चर्चा करके आए हैं सूर्य के लिए। मधु पिंगलाक्षा, शहद जैसे पिंगल नेत्र, जो एक ललाई लिए हुए पीलापन है, वो दिखाई देता है सूर्य में। कहीं ना कहीं क्रोधी व्यक्तियों की आंखें भी वो बड़े आंखन में डोरे लाल, इस प्रकार के चर्चाएं आती हैं। पित्तात्मक, पित्त प्रधान है। स्वल्प कचाभिराम, कम बाल हैं और सुंदर है। तो और सत्वगुण प्रधान, इसकी चर्चा पहले हो गई। संचारशीलो मृदुवाग विवेकी शुभे क्षणश्चारुतरस्थिनांगा सदैव धीमा तनुवृत्तकाया कफा नीलात्मा च सुधाकर। जो आपका सुधाकर है, चंद्रमा है, वो संचारशील, भ्रमण करने वाला है, मृदुवाग, मीठी बोली है उसकी, विवेकी है, विवेकवान है, शुभे क्षणा, दृष्टि अच्छी है, चारुतर स्थिर अंग, उसके सुंदर और स्थिर अंग हैं, देह अष्टि अच्छी रहेगी चंद्र प्रधान जातक की। सदैव धीमान, हमेशा वो बुद्धिमान है। तनुवृत्त काया, दुबला पतला है लेकिन वृत्त काय कहा गया है, तो उसमें एक वृत्त जैसा स्वरूप कहीं देखने में। अब दुबले पतले व्यक्ति को वृत्त तो के रूप में तो हम बात कर ही नहीं सकते। मोटा हो तो कह देते हैं कि ये तो गोल मटोल रखा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल गोल दिखाई दे रहा होगा। कफा नीलात्मा, कफ और वात, दो प्रकृतियां उसमें रहेंगी। आप देखिएगा चंद्र प्रधान जातक, उनको सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है। क्रूरे क्षण तरुण मूर्ति रुदारशीला वित्तात्मकः सुचपलः कृशमध्यदेशः संरक्त गौर रुचिरा वयवः प्रतापी कामी तमोगुण रतस्तु धरा कुमार। तो धरा कुमार जो मंगल है वो क्रूरे क्षण, क्रूर दृष्टि है उसकी, क्रोधी है। तरुण मूर्ति ही, और उसका जो शरीर है वो तरुणाई लिए हुए। अरे उस दिन भी अपनी चर्चा हुई थी कि बाल्यावस्था उसकी कही है। अब व्यक्ति बड़ा भी हो गया तो भी बचपना अगर उसमें लग रहा है तो वो उसका टोटल जो स्वरूप होगा वो तारुण्य लिए हुए हमें दिखाई देगा। उदारशील, लेकिन इसमें उदार भी कहा गया है। पित्तात्मक, पित्त की प्रधानता रहेगी। सुचपल, चंचलता इसमें भी है। कृश मध्य देश, और इसका जो मध्य देश है वो कृश है, तो पेट बिल्कुल पतला है इसका। तो एक जो बलि या पहलवान की बात, जो भी शेप वाले शरीर की बात, कि वक्षस्थल फूला हुआ और पेट बिल्कुल पतला, वो दिखाई देता है हमें मंगल में। दूर और संरक्त गौर, चर्चा पहले ही कर चुके थे हम। रुचिरावयवा, सुंदर और ललाई ली हुए अंग, प्रतापी होगा, कामी होगा। तमोगुण रतस्तु, तमोगुणी तो है ही। दूर्वादल द्युतितनु स्फुटवाक्षांगः स्वामी रजोगुणवता मतिहास्यलोला हानि प्रियो विपुल वृत्त कफा नीलात्मा सद्या प्रताप विभवा शशिज विद्वान। जो शशिज जो हमारा बुध है वो कैसा? दूर्वादल द्युतितनु, दूर्वादल के समान वो हरा रंग, पहले चर्चा हम कर चुके। स्फुटवाक, वाणी अच्छी है इसकी। अरे वाणी का विचार ही बुध से किया जाता है। कृशांग, दुबला पतला है। स्वामी रजोगुणवताम, जो रजोगुणी लोग हैं उनका स्वामी है, ये रजोगुण का प्रतीक है। अतिहास्य लोलह, लोलह ये चंचलता इसमें है, और कैसा? अतिहास्य, बहुत ज्यादा मसखरी भी है, हंसी मजाक बहुत ज्यादा पसंद करता है, और चंचलता
चपलता इसमें अधिक देखने में आती है। हानि प्रिय, हानि को पसंद करने वाला, ये जो ज्यादा मस्खरे लोग हैं कई बार खुद अपनी हानि करवा लेते हैं, कुछ भी कमेंट कह दिया और फिर सामने वाले ने उसको रख लिया। फिर आगे कहते हैं विपुल पित्त कफा नीलात्मा, पित्त कफ और वात तीनों ही बढ़े हुए रहते हैं इसमें, तीनों तत्वों की अधिकता देखने में आ रही है। और सद्या प्रताप विभवा, शीघ्र ही उसका प्रताप और वैभव दिख जाता है और विद्वान भी है। गुरु को कहा बृहदुदर शरीर पीत वर्ण कफात्मा सकल गुण समेता सर्वशास्त्राधिकारी कपिल रुचि कटाक्षा सात्विक गौतीव धीमान अलग नृपति चिन्हा श्रीधरो देव मंत्री। देव मंत्री बृहस्पति है, बृहदुदर शरीर, बड़े पेट वाले शरीर का, तोन है, चर्बी है, पीत वर्ण पीला रंग है, कफात्मा कफ प्रधान है, सकल गुण समेत सारे गुण बृहस्पति में है, सर्वशास्त्राधिकारी सभी शास्त्रों का अधिकारी है। एक होता है सर्वशास्त्रज्ञ और एक होता है सर्व शास्त्राधिकारी, दोनों का कुछ अंतर समझ पा रहे हैं आप कोई? सभी शास्त्रों का ज्ञाता और सभी शास्त्रों का अधिकारी, दोनों में कुछ देखिए, ज्ञाता तो हो गया सभी शास्त्रों को जानने वाला, लेकिन जान गया इसका मतलब ये नहीं कि वो अधिकारी था या नहीं। अधिकार उसको ही होता है जो उसके को संभाल सके। आप किसी ऐसे व्यक्ति को बड़ा अधिकार सौंप दीजिए जिसमें क्षमता नहीं है, तो वो सब कुछ जानने के बाद सब नियम भी जानता है तो भी गड़बड़ कर देगा। तो जिसमें वो सामर्थ्य हो, तो सारे शास्त्रों को मैं अधिकार रखता हूँ, उनके साथ जो नियम जुड़े हुए हैं, भाई ज्योतिष के ज्ञाता को क्या कैसा होना चाहिए, वो सारे गुण उसमें विद्यमान है, तो वो ज्योतिष शास्त्र का अधिकारी होगा। व्याकरण शास्त्र के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अब जैसे कोई वैयाकरण है और वो तुतलाता है, तो कहीं ना कहीं वो व्याकरण पे उसका जानने के बाद भी अधिकारी तो नहीं था, क्योंकि वैयाकरण का काम है लोगों को उच्चारण के विषय में बताना। अब उसमें स्वयं में ही कुदरती दोष है, कैसे वो दूसरे को सही तरीके से बता पाएगा कि इसको ऐसे बोलना है? वो तो स्वयं तो तुतला रहा है। तो इसलिए बृहस्पति को कहा सर्वशास्त्राधिकारी। तो जो बृहस्पति प्रधान जातक होंगे वो सभी प्रकार के शास्त्रों में न केवल उनकी गति, वो जो गंभीरता है गुरु की, वो भी उनके व्यक्तित्व में देखने में आई। कपिल रुचि कचाक्षा, इसके कच बाल और अक्ष इसकी आंखें, ये कपिल रुचि है, पीलापन लिए हुए हैं। तो जो सुनहले से बाल होते हैं वो इसमें जाएंगे, आंखों में भी पीलापन होगा। सात्विक अतीव धीमान, सात्विक सत्व गुण प्रधान होगा और बुद्धिमान होगा। अलग नृपति चिन्ह, इसमें नृपति चिन्ह राजसी चिन्ह देखे जाएंगे। कैसी मात्रा में? अलग मात्रा में, मतलब बहुत मात्रा में। तो काफी कुछ राजसी चिन्ह इसके साथ जुड़े हुए होंगे। श्रीधर होगा, श्री लक्ष्मी को, ऐश्वर्य को धारण करने वाला। आसित कुटिलकेशः श्याम सौंदर्यशाली समतत विचिरांगा सौमदिक कामशीला अति पवन कफात्मा राजसा श्री निधानः सुख बल सुगुणा नामाकरश्चासुरेज्यः। जो आपका असुरेज्य है शुक्र, असित कुटिलकेशः, इसके काले और घुंघराले बाल होते हैं। श्याम सौंदर्यशाली, श्यामलता लिए हुए सौंदर्य देखने में आता है। शुक्र का वर्ण हमने पहले क्या पढ़ा हुआ था, ध्यान है आपको? यहाँ श्यामलता की बात आई है। पहले हमने क्या देखा था? गौरवर्ण। चंद्र में और शुक्र में आप दोनों में देख रहे हैं, तो एक चीज कहीं ना कहीं जो दोनों को जोड़ती है, जो बालों को लेकर के बात आई, काले घुंघराले बाल, और अन्य ग्रंथों में भी देखें तो दुबला पतला शरीर, वो सब हमारे सामने आता है। मूल अंतर किस प्रकार से इन दोनों का है? एक पुस्तक देखने में आई थी, किसी ने लिखी थी कि मुखाकृति इत्यादि से कुंडली की पहचान करना, कि इसकी लग्न क्या होगी, कौन से ग्रह किस भाव में बैठेंगे, ऐसी एक चर्चा थी, बिहार से छपी हुई कोई पुस्तक, अभी नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा अगर मेरे पास होगी वो।
उसमें एक बात थी कि शुक्र प्रधान जातक वो गौरवर्ण का तो होता है, लेकिन वो सदैव गौरवर्ण का दिख नहीं पाता। कहीं ना कहीं उसका जो फील्ड रहता है वो धूप में धूल में काम करना, उस प्रकार की वो चीज देखने में आएगी। या फिर वो ऐसा होता है कि बचपन में बहुत गोरा था, फिर अचानक से बीमार हुआ, बुखार कई दिनों तक बना रहा, या दस्त लग गए बचपन में, क्योंकि बच्चों को बहुत ये समस्याएं होती हैं। तो उसके बाद वो बिल्कुल रंग उसका फीका पड़ गया, फिर वो पनपा ही नहीं, ऐसा भी देखने में आता है। जी। एक और उसमें जो बात कही गई थी कि आप शुक्र को पहचानना है तो अगर गोरा भी होगा शुक्र प्रधान जातक, तो आप उसके ओंठ देखिएगा, ओंठों पे फीकापन होगा, थोड़ा सा कालापन वहां दिखाई देगा। आमतौर पे जो गोरा होता है उनके आप ओंठ देखिएगा तो बिल्कुल गुलाबी रखे होते हैं, जैसे लिपस्टिक लगा ली हो उसने, कुदरती ही इस प्रकार के दिखाई देते हैं। लेकिन जो शुक्र प्रधान जातक होगा वो अगर पूरा गोरा दिखाई दे रहा है तो उसके ओंठ में वो गुलाबीपन की बजाय थोड़ा सा फीकापन दिखने में आता है। और हमारे ग्रंथ में लिखा है श्याम सौंदर्य शाली समतत्वरुचिरांगा सौमित्र कामशीला, उसके अंग समान है जैसे होना चाहिए, पूरे उस रूप में है, और रुचिरांग सुंदर अंगों वाला है, सौम्य दृष्टि इसकी सौम्य है, कामशीला वो तो स्पष्ट है ही, अतिपवन कफात्मा, वात तत्व और कफ तत्व बहुत अधिक मात्रा में इसमें है, राजसा श्री निधान, राजसी श्री को, राजसी ऐश्वर्य को रखने वाला यह है। वही ऐश्वर्य की बात तो आएगी शुक्र के साथ। सुख बल सुगुणा नाम आकर्ष आसुरेज्य, सुख बल अच्छे गुण इनका आकर, इनकी खदान है ये, तो ये सारी चीजें शुक्र से जुड़ी हुई। शुक्र को लेकर के एक चर्चा और आती है कि जो हमारा द्वादश भाव है 12वां व्यय भाव, अधिकांश ग्रह वहां पर नुकसान करते हैं, लेकिन शुक्र ऐसा है कि वो वहां भी ठीक मान लिया गया। उसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? हम गोचर में अच्छा मानते हैं, कई जगह कुंडली में फलित में भी अच्छा कह दिया गया है, वो ऐश्वर्य इत्यादि देगा, ऐसा क्यों? 12वां व्यय भाव ठीक नहीं है, त्रिक में वो आता है, फिर तो देखिए यह भाव किस चीज को बताएगा, किस प्रकार से होगा, जो वहां जो जिस ग्रह की प्रधानता होगी, जो ग्रह वहां बैठा होगा या जिस ग्रह की वहां राशि होगी, दृष्टियां होंगी, उनके अनुरूप व्यक्ति का व्यय होता हुआ दिखाई देगा। शुक्र है ऐश्वर्य का कारक, अब शुक्र ऐश्वर्य पे व्यय कराएगा। ऐश्वर्य पे व्यय कब संभव है? जब अंटी में कुछ हो, आपकी जेब में पैसा होगा तो आप जो है ऐश्वर्य पे खर्च कर सकते हैं, तो शुक्र दिलाता भी। तो इसलिए व्यय भाव में शुक्र ठीक देखा जाता है। आपका ऑडियो ऑफ कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि वो अन्य आवाजें वो कुछ आ रही हैं। अभी एक चर्चा की मैंने त्रिक की, ये त्रिक संज्ञा, त्रिषडाय संज्ञा, केंद्र पर आपोक्लिम, ये कुछ आपके चर्चा में अभी पिछली कक्षा में आई क्या? जैसे राशि जी त्रिक माने षष्टम अष्टम और द्वादश भाव को त्रिक कहा। तो छठे, आठवें, 12वें, षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव को त्रिक कहा जाता है, और इसके अतिरिक्त इनको दुस्थान करके भी, तो ये खराब स्थान है। एक हमारे केंद्र पर आपोक्लिम, वो तो स्पष्ट हो जाता है कि जैसे हमने चार स्थिर द्विस्वभाव करा था, तो ऐसे ही भावों में क्रमशः केंद्र पर आपोक्लिम, केंद्र पर आपोक्लिम इस प्रकार करेंगे, तो 1, 4, 7, 10 नंबर के भाव केंद्र कहलाएंगे। और जो हमारी हिंदी पट्टी की जो कुंडली है उसमें तो साफ साफ वो दिखाई देते भी हैं, उसी प्रकार से सेंटर में दिखाई देते हैं। एक संज्ञा त्रिकोण है। त्रिकोण शब्द में कौन कौन से भाव आ रहे हैं? 1, 5, 9 पंचम नवम। सही ग्रंथों में केवल पंचम नवम को त्रिकोण कहा है, लेकिन बिना लग्न के त्रिकोण बन ही नहीं सकता भाई। 3 चीजें नहीं है तो त्रिकोण कैसे हो गए वो? तो लग्न का नाम
कई ग्रंथों में त्रिकोण में नहीं आता है, उसका केवल और केवल एकमात्र कारण है कि वो केंद्र में भी गिन लिया गया, तो उसको दो दो बार नहीं गिन रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, त्रिकोण कहते हैं नवम भाव को। त्रिकोण क्यों? बोले तीसरे नंबर का त्रिकोण है, इसलिए उस भाव विशेष का नाम त्रिकोणायत है। त्रिषडायत नाम से स्पष्ट है, तीसरा, छठा और आय भाव मतलब 11वां। तो त्रिषडाय भावों में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप लघु पाराशरी देखेंगे तो वहां त्रिषडा ये उनके जो स्वामी हैं वो पापक ग्रह की तरह, जो अकारक ग्रह की तरह व्यवहार करते देखे जाएंगे। फिर एक उपचय, त्रिषडाय भाव में हम दशम को और जोड़ लें तो उपचय भाव, इससे बचे सारे तो उनको अनुपचय या पीडर्श कहा। चतुरस्र, चौथे आठवें को मिलाकर चतुरस्र संज्ञा आई। तो इस प्रकार से भावों की कुछ संज्ञाएं हमारे फलादेश में कहीं कहीं देखने में आती हैं। चलिए जल्दी से इसको समाप्त करते हैं। आगे शनि की बात आती है। काठिन्य रोमा वयवाक्षात्मा दूर्वा सितांगा कफ मारुतात्मा पीन द्विजश्चारु कुशंग दृष्टि सौरिस्तमो बुद्धिरतो रसस्यात्। काठिन्य रोमावयव, जिसके शरीर के अंग और जिसके रोम बाल ये कठिन है, कठोर है, और कृशात्मा दुबला पतला है। दूर्वासितांग, दूर्वा जैसा असित अंग इसके भी कहे जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अधिकांशतः इसको काले रंग के रूप में ही अन्य ग्रंथों में बताया। कफ मारुतात्मा, कफ और वात प्रकृति इसकी भी है, तो चंद्र की, शुक्र की, शनि की, तीनों की एक सी चली जा रही है। और पीन द्विजश्चारु विषंग दृष्टि, इसके द्विज दांत को द्विज इसलिए कहते हैं कि दो बार जन्म लेते हैं दांत, दूध के दांत और फिर बाद में जो दांत आते हैं वो, और वो दांत कैसे? पीन, मोटे हैं, तो बड़े बड़े दांतों वाला। चारु पिशंग दृष्टि, इसकी जो दृष्टि किस प्रकार से आ रही है? तो पीलापन सा है इसकी नजरों में, लेकिन सुंदर है। सौरी तमो बुद्धि वाला ये होगा और आलसी भी होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों के स्वरूप को लेकर के हमारे यहाँ चर्चा की गई है। कुछ बात और जो रह गई हैं तो आगे जब हम किसी कक्षा में आपकी चर्चा होने वाली है ग्रहों के षड्बल को लेकर, ग्रह मैत्री को लेकर के, उनके साथ में बची हुई तो ग्रहों की पीड़ा करना के कौन कौन से रोग दे सकते हैं अगर ग्रह खराब हैं, तो ग्रहों का फल परिपाक वो उसको मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। आद्यंत मध्य भवनोपगता न भोगाश्चादित्य भूमि तनयौ शनि शीत रश्मि जीवा सुरेंद्र सचिवौ फलदा क्रमेण तारा सुधा सकल काल फलप्रदा स्यात्। राशि में प्रारंभ में ही फल देने वाले हैं कौन? आदित्य और भूमि तनय, सूर्य और मंगल बिल्कुल आते से फल दे देते। जो क्रोधी स्वभाव के लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी आके फटाफट काम किया और ये लो दिया। फिर मध्य में काम करने वाले जो हैं वो कौन है? तो जीवा सुरेंद्र सचिव गुरु और शुक्र। अब ये दोनों विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तो सलीके से काम करेंगे, बहुत हड़बड़ी में नहीं रहेंगे और बीच में आकर के इनके काम का परिणाम हमें दिखाई देगा, इनका फल दिखाई देगा। और शनि शीत रश्मि, जो शनि है और चंद्रमा है, इनका जो फल है वो राशि के आखिरी में दिखाई देगा। जब ये निकल रहे होंगे तब जाके इनका फल दिखाई देगा। क्यों? अब इनके ग्रहों के स्वभाव को देखते हैं तो चंद्रमा वो जो कछुआ और खरगोश की कहानी कुछ वैसा हाल है, मन का कारक है, बहुत अलग अलग चिंतन करेगा। अगर कोई भोजन प्रतियोगिता है तो मंगल और शनि, मंगल और सूर्य ये तो आकर के बस बड़े बड़े ने सब्जी के वो पीस करे और छौंका लगा लगू के हो गया, ये लो भैया। गुरु और शुक्र सलीके से भोजन पकाएंगे। अब चंद्रमा क्या करेगा? ये बना लेता हूँ, फिर थोड़ी देर नहीं यार इसको बनाता हूँ, फिर इसको तो उसी में कंफ्यूजन है, फिर आखिरी बार टाइम निकला जा रहा है, फिर करेगा। शनि हिम शनैश्वर मंद, धीरे धीरे अब चूल्हा जलाना, एक लकड़ी उठाई रखी, दूसरी उठाई, फिर सोच रहे हैं, फिर रख रहे हैं, आराम से बन रहा है। और बुध सकल काल फल प्रदा, पूरे समय में बुध अपना फल देने वाला होता है, क्योंकि बुध की जो प्रवृत्ति है
वो जिस प्रकार से थोड़ा सा उसमें बड़े तरह जो गुण है, जो उसका कलात्मक वाला रूप है, उसमें देखें कुछ लोग होते हैं ना कि आया तो पहले थोड़ा सा सलाद रख दिया, आप जब तक इसको टेस्ट करिए हम आगे कर दें, फिर कुछ कर लिए, फिर कुछ करिए, पूरे टाइम बराबर देते चले गए। तो ऐसे ही ग्रहों के फल परिपाक में है, हम ग्रहों का मानवीकरण कर लेते हैं तो हमें फलित के जो फंडे हैं वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं कि किस प्रकार से फलादेश के लिए ग्रहों के साथ कुछ नियमों को जोड़ा गया है। तो मेरी चर्चा संपन्न करता हूँ, बहुत प्रतीक्षा कर चुके हैं आचार्य विनोद जी। ठीक है, मिलते हैं किसी क्लास में। चलिए विनोद जी, आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए, जस्ट हम लोग फिर जुड़ते हैं 5 मिनट के अंदर।